तो चलो बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस के लास्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। प्रीवियस क्लासेस में अपन ने एरिया अंडर द कर्व वगैरह पढ़ा था, उसके एप्लीकेशंस देखे थे, कैसे अपन को कर्व के नीचे का एरिया निकालना है। एंड उसके ऊपर बहुत सारे अपन ने क्वेश्चंस करे थे, तो मुझे उम्मीद है सारे बच्चों को वो चीजें अच्छे से समझ आ गई है। तो लेक्चर नंबर 14 के एंड में जो होमवर्क दिया था और लेक्चर नंबर 15 के एंड में जो होमवर्क दिया था, तो उन दोनों होमवर्क्स को मिला के एक साथ जो भी बच रहा है वो सारा अपन एक साथ यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं डिस्कशन के साथ। पहले लेक्चर नंबर 14 में अगर मैं बात करूं तो एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 के ई सेक्शन तक तो अपना पूरा डिस्कस हो चुका था। अब एफ सेक्शन से स्टार्ट करना है, एरिया अंडर द कर्व से। तो चलो एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 के सेक्शन एफ से स्टार्ट करते हैं अपन। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन एफ, पार्ट 1 का सेक्शन एफ से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन एफ में अपन को क्या करना है, एरिया निकालने वाला है। तो F1 फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2। मुझे उम्मीद है एकदम इजी है, कर लिया होगा सबने। F2 का फर्स्ट फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू साइन पाई x बाई 2 इन द अपर हाफ ऑफ द सर्कल। ये भी कर लिया होगा सबने। ग्राफ में कंफ्यूज मत होना। सर्कल जो है देख लेते हैं एक बार रफली इसका ग्राफ। F2 का फर्स्ट रफ ग्राफ बनाना है अपन को। उस सर्कल का ग्राफ कैसा आएगा, उस सर्कल का सेंटर 1,0 है और रेडियस निकालोगे, रेडियस 1 आएगा। तो 1,0 है और रेडियस 1 है, तो सर्कल कुछ इस प्रकार से आएगी। पहली वाली सर्कल है वो, सेंटर 1,0 है और उसका रेडियस 1 है। तो इस पे हाइट जो रहेगी वो, इस पे हाइट कितनी रहने वाली है बेटा, 1 रहने वाली है। ये वाली हाइट 1 है, ये y एक्सिस है। और दूसरा कर्व क्या था अपने पास, दूसरा कर्व था y इक्वल टू साइन एक्स बाई 2। तो दूसरा कर्व y इक्वल टू साइन एक्स बाई 2 था, तो साइन एक्स बाई 2 से अपन साइन ऑफ पाई एक्स बाई 2। दूसरा कर्व क्या था, साइन ऑफ पाई एक्स बाई 2। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर इसका ग्राफ अगर अपन देखें तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट 2,0 होगा। मतलब मुझे 0 से 2 में देखना है कि साइन पाई एक्स बाई 2 का ग्राफ कैसे बनेगा। आप देख लो, वैल्यूज पुट कर लो। अपन को पता है साइन पाई एक्स बाई 2 लिखा हुआ है, तो 0 डालने पे तो उसकी वैल्यू 0 आने वाली है। तो 0 पे तो उसकी वैल्यू 0 आने वाली है। 1 डालोगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी क्योंकि साइन पाई बाई 2 बनेगा। 2 डालोगे वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब आप सोचो, इस सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। अपन को ये जानना पड़ेगा कि साइन पाई एक्स बाई 2 का कर्व इसके ऊपर जाएगा कि इसके नीचे से जाएगा। तो सिंपल सा आप एक काम कर लो, आप तो क्या करो, कोई भी एक पॉइंट ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला x इक्वल टू हाफ। x इक्वल टू हाफ में आप इसकी वैल्यू चेक कर लो और x इक्वल टू हाफ पे आप इसकी वैल्यू चेक कर लो। अगर हाफ इसमें पुट करोगे तो साइन पाई बाई 4 आएगा। साइन पाई बाई 4 अपन को पता है कितना होता है, 1/√2। तो इस पे साइन पाई बाई 4 आएगी वैल्यू, जो कि होती है 1/√2। मतलब ये कितना हो जाएगा, रफली 0.707 हो जाएगा, अपन को पता है। और x इक्वल टू हाफ इसमें पुट करोगे तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये आएगा 1/4, यहाँ पे आएगा -1 प्लस ये आएगा y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, y स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 3/4। तो आपके पास y का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3 डिवाइडेड बाई 2। √3 मतलब 1.7 होता है और 1.7 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपके पास रफली 0.8 समथिंग आएगा। तो आपको दिख रहा है ये वाली वैल्यू बड़ी है, मतलब सर्कल में वैल्यू बड़ी है, मतलब सर्कल वाला पार्ट ऊपर होगा, साइन पाई एक्स बाई 2 वाला पार्ट नीचे होगा। तो साइन पाई एक्स बाई 2 का ग्राफ रफली यहाँ पे ऐसे बनेगा और यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। अपन को अपर हाफ में एरिया निकालना था, मतलब ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट का एरिया निकालना है। तो मुझे उम्मीद है अब ये वाला पार्ट तो सब लोग इंटीग्रेशन करके निकाल ही लोगे। इतने का निकालो, डबल कर देना और dx में इंटीग्रेशन कर लो, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसके आगे तो सभी लोग कर लेंगे। चलो आगे चलते। ये बात इंपॉर्टेंट है बस कि कर्व ऊपर होगा कि नीचे होगा, ये अपन पॉइंट आइडेंटिफाई करके पॉइंट यूज करके निकाल सकते हैं। F2 का सेकंड कर लिया होगा सभी बच्चों ने, थर्ड भी कर लिया होगा। थर्ड में मैं एक शॉर्टकट बता देता हूं, शायद आप लोगों को ना पता हो। एरिया ऑफ द कर्व अबाउट द एक्स एक्सिस बिटवीन द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -5 एंड x इक्वल टू 1। अगर किसी ने ध्यान से देखा होगा ना, तो बेसिकली ये जो कर्व दिया है ये एक सर्कल दिया है, y स्क्वायर इक्वल टू 7 माइनस एक्स और इंटू लिखा हुआ है 5 प्लस एक्स। कहां से कहां अपन को निकालना है, अबाउट द x एक्सिस एंड बिटवीन द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -5 एंड x इक्वल टू 1। यार -5 से 1 में अगर मैं देखूंगा तो ये वाली जो वैल्यू आने वाली है ये कैसी आने वाली है, सीधी सी बात है पॉजिटिव आने वाली है, x एक्सिस के ऊपर आने वाली है। तो आपको इंटीग्रेशन लिखना है तो आप डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हो, ये क्वाड्रेटिक आएगा, रूट क्वाड्रेटिक आएगा। रूट क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन सबको करना आता है। लेकिन अगर किसी ने ध्यान से इसको ऑब्जर्व किया होगा ना, तो ये चीज क्या लिखी हुई है, वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 35 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2x और यहाँ पे आ जाएगा -x²। सबको अगर मैं इधर शिफ्ट करूं x² माइनस 2x, मैं 1 ऐड कर देता हूं प्लस y² इक्वल टू 36। तो देखो बेटा ये चीज क्या लिखी हुई है, x - 1 का स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 लिखा हुआ है। ये तो सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 1,0 है, सर्कल है जिसका सेंटर 1,0 है, 1,0 इसका सेंटर है और इसका रेडियस कितना है 6 है, मतलब इसका लिमिट्स क्या होगा -5 और यहाँ पे ये कहां तक जाएगा 7 तक। तो अगर मैं ऐसा सर्कल बनाऊं, रफली मैं ऊपर वाला ही पार्ट बना रहा हूं क्योंकि मेरे को ऊपर वाले पार्ट से ही मतलब है, अबाउ द एक्स एक्सिस उसने बोला है। तो ये सर्कल का मुझे कहां से कहां एरिया निकालना है, फ्रॉम x इक्वल टू -5 टू x इक्वल टू 1। यार -5 से लेकर के 1 के बीच में, मतलब ये वाले पार्ट का एरिया निकालना है। यार तो क्या आपको इस बात की फील आ रही है कि ये तो क्वार्टर सर्कल है? अगर ये क्वार्टर सर्कल है तो इस शेडेड रीजन का एरिया कितना हो जाएगा, अपना रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। रेडियस कितना है, रेडियस 6 है, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 9 पाई स्क्वायर यूनिट। समझ आई बात? तो देखो कितना आसानी से हो गया। या तो आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस रूट क्वाड्रेटिक बनेगा, अगर आप y को लिखोगे तो उसको dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके निकाल लो। ठीक है, चलो ऐसे शॉर्टकट्स आपको अब स्ट्राइक होने चाहिए। ऐसे अपन ने क्लास में भी काफी क्वेश्चंस करे इनको यूज करके। F3 मुझे उम्मीद है सबने निकाल लिया होगा, पहला और दूसरा दोनों ही इजी है। F3 के सेकंड में याद रखना कि y एक्सिस के साथ निकालना था, तो अपन को सीधे सीधे आप dy के साथ कर लो। देखो कर्व भी पूरा y के टर्म्स में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। F4 का फर्स्ट सबने कर लिया होगा, एरिया यूजिंग शिफ्टिंग, समझाया था कैसे अपन शिफ्टिंग को यूज करके एरिया बड़े आराम से निकाल सकते हैं। F4 का सेकंड, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको देख लेते हैं अपन F4 का सेकंड, एक बार ग्राफ वगैरह बना के। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेसिकली सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है और रेडियस 1 है, लेकिन y इक्वल टू प्लस टाइम्स लिखा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये सेमी सर्कल है, केवल इसका ऊपर का पार्ट है, केवल ऊपर का पोर्शन है। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए क्योंकि y की वैल्यू इसके अंदर हमेशा कैसी है, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, तो ये सेमी सर्कल की वो बात कर रहा है। ठीक है, ये -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 1 है। और वो दूसरा कर्व क्या दिया हुआ है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और वो दूसरा कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, मतलब x कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू ये लिखा हुआ है x माइनस 1। तो इसका ग्राफ अगर अपन बनाएंगे तो अपन को ये बात तो यहां से पता लग रही है कि इसके 3 रूट है। कौन से 3 रूट है, एक तो 0 है, एक तो 1 है, एक तो -1 है। ये 3 रूट है, -1, 0 और 1। अब ये क्यूबिक है, तो क्यूबिक का ग्राफ कैसे बनेगा, एक बार के लिए अपन इसको लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर देखने के लिए। dy बाई dx कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस 1, मतलब इसके क्रिटिकल पॉइंट +1 बाई रूट 3 है, एक क्रिटिकल पॉइंट 1 बाई रूट 3 है और एक क्रिटिकल पॉइंट जो है वो -1 बाई रूट 3 है। तो अब आप देख सकते हो कि -1 बाई रूट 3 के लेफ्ट में ये कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। दो क्रिटिकल पॉइंट है 1 बाई रूट 3 और -1 बाई रूट 3। ऐसे ग्राफ का एनालिसिस आपको आना चाहिए, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस रहेगा डेरिवेटिव का साइन, तो माइनस इंफिनिटी से -1 बाई रूट 3 में इंक्रीज कर रहा है। -1 बाई रूट 3 पे इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, अपन को नहीं पता है। 0 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 पे इसकी वैल्यू 0 होने वाली है, 0 इसका रूट है। तो मैं रफली इसका ग्राफ बना रहा हूं, तो देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, फिर 0 पे फिर से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और फिर -1 बाई रूट 3 से 0 में ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और फिर 1 बाई रूट 3 से आगे ये फिर से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो रफली इसका कुछ ऐसा शेप बन जाएगा। मैंने ये ग्राफ नीचे क्यों बनाया है, उसके लिए आप फिर से ये वाली चीज कर सकते हो, -1 बाई रूट 3 को आप सर्कल में डाल के वैल्यू चेक करो और -1 बाई रूट 3 को आप इसमें डाल के वैल्यू चेक करो, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी वैल्यू कहां पे है। -1 बाई रूट 3 पे वैल्यू कम आएगी। तो बेसिकली ये वो क्यूबिक का ग्राफ है। अब अपन को इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, तो अपन को इस वाले शेडेड रीजन का एरिया बताना है। अब इस वाले शेडेड रीजन का एरिया कैसे बताओगे, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप देख पाओगे कि ये वाले जो रीजन का एरिया आ रहा है, ये नीचे वाले रीजन का जो एरिया आ रहा है और इस वाले पोर्शन का जो एरिया आएगा ना बेटा, ये दोनों एरिया सेम होने वाले हैं। आप इस बात को फील करो क्योंकि ये जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो क्योंकि ये ऑड फंक्शन है तो देखो ये वाले रीजन का एरिया और ये वाले रीजन का एरिया सेम होगा क्योंकि ये ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो बेसिकली शेडेड पोर्शन का एरिया मतलब इस सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा। तो सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, रेडियस 1 है तो पाई आर स्क्वायर मतलब पाई बाई 2 हो जाएगा। तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा पाई बाई 2। तो ऐसे शॉर्टकट्स यूज करना आपको आना चाहिए। फिर से चलो आगे बढ़ते हैं। F4 का थर्ड कर लिया होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और वो स्ट्रेट लाइन है। F5 भी सबसे हो गया होगा, पैराबोला और रीजन को कैसे यूज करना है। F6, F7, F8 ये वाले सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। तो चलो बच्चों F8 देख लेते हैं, एक छोटी सी हिंट दे देता हूं। F8 में कुछ खास नहीं करना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 10x का पावर n दे रखा है उन्होंने बेटा,
tan x का पावर n दे रखा है, जहां पे n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, और x कहां से कहां लाई कर रहा है, तो x 0 से π/4 में लाई कर रहा है। ये बात आपको समझनी है कि x 0 से π/4 में लाई कर रहा है, मतलब tan x कहां से कहां लाई कर रहा है, 0 से 1 में लाई कर रहा है। और 0 से 1 में अगर कोई नंबर लाई कर रहा है, उसकी पावर में जितनी इंक्रीज करते जाऊंगा उतना उसके वैल्यूज घटते जाएंगे। तो सोचो कि अगर मैं tan x का ग्राफ बना रहा हूं, मान लो ये x इक्वल टू π/4 है, π/4 है। अगर मैं n को 1 रख रहा हूं, अगर मैं n को 1 रख रहा हूं, ये 0 है और यहाँ पे मतलब वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे π/4 पे। ये ग्राफ किसके लिए है, n इक्वल टू 1 के लिए है। अब जब मैं n इक्वल टू 2 रखूंगा tan स्क्वायर x, तो आप खुद ही सोचो कि वैल्यू 0 से 1 के बीच में उसका स्क्वायर करोगे तो वैल्यू और घटते जाएंगी, मतलब n इक्वल टू 2 के लिए ग्राफ इसके नीचे आ जाएगा। ये वाला ग्राफ किसके लिए हो जाएगा, n इक्वल टू 2 के लिए। n इक्वल टू 3 रखोगे तो tan क्यूब करोगे तो वैल्यू और घट जाएंगी, लेकिन 0 पे 0 होगी, π/4 पे 1 होगी। n इक्वल टू 3 के लिए इसका ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे ग्राफ्स नीचे जाते जाएंगे। Hence show that 0 is greater than tan x का पावर n plus 1। सीधी सी बात है, पूरा कर्व ऊपर तो रहेगा ही x एक्सिस के, और tan x का पावर n plus 1 छोटा होगा tan x की पावर n से। अपन ये बात समझ पा रहे हैं अब कि ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में उसकी पावर जितनी इंक्रीज करते जाएंगे अपन, उतना सिंपल सी बात है कि ये वैल्यू घटते जाएगी और ये ग्राफ नीचे आते जाएंगे। और ये दोनों बस खत्म, ये यही इतना ही तो दिखाना था, तो ये प्रूव कर लिया अपन ने यहां से। और सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, एरिया बाउंडेड दिया हुआ है बाय द लाइंस x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू π/4। मतलब x एक्सिस, y एक्सिस और x इक्वल टू π/4 के साथ tan x की पावर n का जो एरिया है वो निकालना है। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, फॉर n ग्रेटर देन 2। ये एक्चुअली रिकरेंस रिलेशन है। अपन ने देखा हुआ है कि अगर मैं आई एन को डिफाइन कर दूं, आई एन या ए एन ही बोलते हैं, अगर मेरे को वो एरिया निकालना है तो क्या मैं बोलूं, वो एरिया हो जाएगा tan x का पावर n, और यहाँ पे हो जाएगा dx फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू π/4। तो याद है अपन ने रिडक्शन रिलेशन यूज करके इसका रिलेशन निकाला था, an प्लस an-2 करके। क्या करना है, इसको आप क्या लिख लोगे, an-2 में रिलेशन चाहिए तो आपको इसको लिख लो आप 0 से लेकर के π/4, इसको आप स्प्लिट कर दो, tan का पावर n-2x इंटू tan स्क्वायर x, और tan स्क्वायर x को आप लिख लो secant स्क्वायर x माइनस 1 dx। समझ आई बात। और इसको स्प्लिट करके सिंप्लीफाई करोगे तो वहां पे जो रिडक्शन रिलेशन दिया है वो रिलेशन भी आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया F8। चलो F9 देखते हैं। F9 में क्या दे रखा है, कंसिडर द टू कर्व्स y इक्वल टू 1/x एंड y इक्वल टू ln x। अच्छा, 1/x एक कर्व है, y इक्वल टू 1/x ये वाला कर्व है, अपन को पता है। और दूसरा उसका ग्राफ इधर भी बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन अभी मैंने बनाया नहीं है, उधर भी बनेगा। ln x का ग्राफ कैसे आएगा, ln x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा, y इक्वल टू ln x। 1/x का ग्राफ इधर भी बनेगा, लेकिन उधर मैंने बनाया नहीं है। क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। आगे देखो, D1 डिनोट्स द रीजन सराउंडेड बाय C1 C2। ये C1 था और ये C2 था, ठीक है, C1 C2 एंड द लाइन x इक्वल टू 1। देखो ln की वैल्यू 1 पे 0 होने वाली है, तो x इक्वल टू 1 ये वाली लाइन हो जाएगी, बरोबर। ये वाली लाइन है x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 1 है। तो ये वाला जो रीजन है, इस वाले रीजन का एरिया उसने बोल रखा है D1। ये D1 एरिया है, ये D1 एरिया है। और D2 क्या दिया हुआ है, D2 डिनोट द एरिया ऑफ द रीजन सराउंडेड बाय C1 C2 एंड द लाइन x इक्वल टू a। ठीक है भाई, x इक्वल टू a लाइन यहां कहीं पे होगी, मान लो मैंने बोल दिया। अच्छा, a लाइन 1 के राइट साइड में ऐसा कुछ दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सीधी सी बात है वो राइट साइड ही होगी। अब ये दोनों जहां पे मीट कर रहे हैं वो पॉइंट मुझे नहीं पता है, इसको मैं x इक्वल टू अल्फा बोल देता हूं। ठीक है, अब ये जो रीजन है, इस रीजन के एरिया को उसने क्या बोल रखा है, इसको D2 बोल रखा है। और उसने क्वेश्चन में क्या दिया है, D1 इक्वल टू D2। तो ये पैरामीटर वाला सवाल है कि D1 इक्वल टू D2 दे के रखा है और वो अपन को a की वैल्यू पूछ रहा है कि a की वैल्यू कितनी आएगी। तो कैसे निकालेंगे, ये अल्फा पे मीट कर रहे हैं, मान लो x इक्वल टू अल्फा पे, तो दोनों की वैल्यू सेम होने वाली है। तो मैं इतना लिख के रखता हूं कि ln अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/अल्फा आ जाएगा। जहां पे दोनों मीट कर रहे हैं इस पॉइंट के लिए ln अल्फा का वैल्यू 1/अल्फा के बराबर होगा। अब D1 इक्वल टू D2 दे रखा है, तो दोनों के एक्सप्रेशन लिखते हैं। D1 एरिया कितना हो जाएगा, D1 एरिया कितना हो जाएगा, फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू अल्फा। x में मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, फाइनल ऊपर वाला कर्व है 1/x माइनस नीचे वाला कर्व कौन सा है, इनिशियल ln x। और यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपन सीधे सीधे dx लिखेंगे, इक्वल टू अल्फा से लेके a। दूसरा कर्व क्या है, अल्फा से लेकर के a। अब की बार फाइनल कौन हो गया, अब की बार ln x हो गया, तो आपके पास आएगा ln x माइनस इनिशियल कर्व कौन हो गया बेटा, 1/x dx। अब ये दोनों चीजें इक्वल है, ये दोनों एरियाज इक्वल है। तो अब जब आप इसको इक्वेट करोगे, इसको इंटीग्रेट कर लो, 1/x का इंटीग्रल आ जाएगा आपके पास ln mod x माइनस ln x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x ln x माइनस x, बरोबर है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के, ये तो आपको पता ही होगा, फ्रॉम 1 टू अल्फा
इक्वल टू ये वाली चीज क्या आ जाएगी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x ln x माइनस x और माइनस यहाँ पे हो जाएगा ln mod x। ये वाला इंटीग्रल भी कहां से कहां आएगा, अल्फा से लेकर के a। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करो, चीजों को सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ln अल्फा, अल्फा पॉजिटिव है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा अल्फा ln अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा डालने से ये आया, माइनस 1 डालने से कितना आएगा, ln 1 0 हो जाएगा, ln 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस 1 आ जाएगा। तो इधर ही लिखता हूं, फाइनली 1 डालने से माइनस 1 आया, इक्वल टू a डालोगे तो कितना आएगा, a ln a माइनस ln a यहाँ पे आ गया, माइनस अल्फा पुट करोगे तो आएगा अल्फा ln अल्फा प्लस यहाँ पे अल्फा हो जाएगा और प्लस ln अल्फा हो जाएगा। कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही है, देखो माइनस अल्फा ln अल्फा माइनस अल्फा ln अल्फा, ln अल्फा और ln अल्फा कैंसिल हो गया अपने पास, और बाकी सारी चीजों को अगर आप इकट्ठा करोगे तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ पे अल्फा डालने से कौन सी साइन आ रही थी, अल्फा ln अल्फा माइनस अल्फा, अच्छा अपन ने माइनस किया था इसलिए वो प्लस हो गया, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, सब चीजों को इकट्ठा करो तो अपने पास आएगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करने पे यहाँ पे हो जाएगा ln अल्फा माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा अल्फा ln अल्फा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस अल्फा हो जाएगा, माइनस 1 पुट करोगे तो ln 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी ln 1 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 पुट करोगे तो ये प्लस 1 होने वाला था, तो फाइनल माइनस इनिशियल किया है तो ये चीज आएगी, इक्वल टू यहाँ पे सामने a पुट करोगे तो आपके पास आएगा a ln a माइनस ln a माइनस अल्फा पुट करोगे जब आप तो आपके पास आएगा अल्फा ln अल्फा, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस अल्फा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस ln अल्फा। तो देखो चीजें कैंसिल हो रही है, माइनस अल्फा ln अल्फा अल्फा, ये और ये तो कैंसिल हो गए, तो इन चीजों को अगर आप इकट्ठा कर लोगे तो आपके पास क्या आएगा, इन दोनों में से देखो ln a कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा आपके पास a माइनस 1 ln a और फिर यहाँ पे कितना आ रहा है माइनस a प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से भी माइनस 1 अगर कॉमन ले लोगे, माइनस 1 कॉमन ले लोगे तो अंदर a माइनस 1 आ जाएगा, तो देखो a माइनस 1 इंटू ln a माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखो a के दो वैल्यूज आ रहे हैं, एक तो a का वैल्यू 1 आ रहा है, a का वैल्यू 1 तो होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी अपन ने x इक्वल टू 1 एक लाइन ली हुई है, तो a की दूसरी वैल्यू यहां से आएगी, ln a का वैल्यू 1 हो जाएगा तो a का पॉसिबल वैल्यू कितना आ जाएगा, e आ जाएगा। मतलब ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन क्या हो जाएगी बेटा, x इक्वल टू e हो जाएगी, तब जाके ये दोनों एरिया जो होंगे ये क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, समझ आई बात सबको। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे उम्मीद है F10 और F11 सबने कर लिए होंगे। F11 में थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बना लेना बस, y इक्वल टू 1/x और y इक्वल टू 1/2x माइनस 1। F11 का एक बार केवल डायग्राम देख लेते हैं अपन, ये दोनों कर्व्स कैसे बनेंगे। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। y इक्वल टू 1/2x माइनस 1 जो है उसका x इक्वल टू हाफ जो होगा वो एसिम्पटोट होगा ऐसे, ये वाला जो लाइन है ये x इक्वल टू हाफ है, ये यहाँ पे ऊपर से स्टार्ट करेगा और ये ऐसे जाएगा, ठीक है। और वो जो दूसरा कर्व है 1/x, पहले देख लेते हैं ये दोनों मीट कहाँ पे करेंगे, 1/x और 1/2x माइनस 1। देख लो मीट कहाँ पे करेंगे, जहां पे x का वैल्यू 2x माइनस 1 के बराबर होगा, मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। भाई ये दोनों मीट कर रहे हैं, ये दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो 1 पे मीट कर रहे हैं। तो मान लो x इक्वल टू 1 की अगर मैं बात करूं तो 1 पे दोनों का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 डालने से दोनों में वैल्यू 1 आ रही है, 1 डालने से दोनों में वैल्यू 1 आ रही है। उसके बाद के अगर मैं पॉइंट्स देखूं जैसे 2 है 3 है, तो ऊपर कौन सा ग्राफ होगा, नीचे कौन सा ग्राफ होगा। 2 पे 1/x का वैल्यू कितना होगा, हाफ, और 2 पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3, तो ये वाला चीज ज्यादा छोटा रहेगा 1/2x माइनस 1, ये 1/3 है, और 2 पे उसका वैल्यू रहेगा हाफ, मतलब वो वाली चीज ऊपर रहेगी। तो अब अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो वो दूसरा ग्राफ कैसे आएगा, दोनों मीट करेंगे, 1/x का ग्राफ जो है वो ऐसे कुछ आएगा, यहां पे ये इसको मीट करेगा और फिर ऐसे ये ऊपर जाएगा, मतलब ये भी एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0 को अप्रोच करेगा और ये दोनों यहाँ पे मीट कर गए। तो ये रेड से जो मैंने बनाया है ये किसका ग्राफ है, 1/x का ग्राफ है। तो अपन को कहां से कहां एरिया निकालना था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a निकालना इज द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस y इक्वल टू 1/x 1/2x माइनस 1 एंड x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू a। x इक्वल टू 2 ये वाला लाइन है, 2 पे अपन को पता है दोनों की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड x इक्वल टू a इक्वल टू ln 4/√5। अब वो x इक्वल टू a तो कहीं भी हो सकता है, अपन को नहीं पता है, तो अपन मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू a यहाँ कहीं पे है, ठीक है, x इक्वल टू a यहाँ कहीं पे है, तो दोनों के बीच का एरिया कितना हो जाएगा, एक तो ये रीजन आएगा और दूसरा ये रीजन आएगा। तो उस एरिया को अपन क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन x इक्वल टू a से लेकर के 1,
ए से 1 में ऊपर वाला कर्व कौन है? ऊपर वाला कर्व ब्लैक वाला कर्व है, तो ब्लैक वाला कर्व क्या है? 1/2x माइनस 1, तो 1/2x माइनस 1 माइनस लोअर कर्व कौन सा है? 1/x, तो 1/x dx, ये वाला इंटीग्रल प्लस आगे 1 से लेकर के 2 में, 1 से लेकर के 2 में ऊपर कौन हो गया? 1/x हो गया, और नीचे कौन हो गया? 1/2x माइनस 1 dx। ये जो एरिया है, ये दोनों एरिया मिला के कितना दिया हुआ है? ln 4/√5 दिया हुआ है। तो अब आप कैलकुलेट कर लो, दोनों इंटीग्रल्स आसान है, उसको ln 4/√5 से इक्वेट करो तो a का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों अभी पार्ट 2 का सेक्शन f देख लेते हैं अपन। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 का सेक्शन f। अब पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 के सेक्शन f में आपको सारे क्वेश्चंस दिए थे, चलो एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है सारी बच्चों ने कर ही लिया होगा। F1 आसान है, 2 कर लिया होगा, 3 भी हो गया होगा, 3 और 4 जैसे तो अपन ने क्लास में ही किया है। F5 भी कर लिया होगा, F6 भी हो गया होगा। F6 में डायग्राम बनाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना, x e का पावर x और x e का पावर माइनस x दोनों के डायग्राम सही से बनाना। ऊपर कौन सा कर्व है, नीचे कौन सा कर्व है, अपन को बस यही देखना है। अगर ये आप देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। F7 अपन एक बार देख लेते हैं, अगर F7 में कोई डाउट हो तो किसी को। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स, दोनों के कर्व्स के ग्राफ्स देख लेते हैं। पहला ग्राफ क्या है? log ऑफ x प्लस ई बेस ई, तो उसके लिए ये वाली जो लाइन है x इक्वल टू माइनस ई, ये एसिम्पटोट हो जाएगी। यहाँ से ग्राफ चालू होगा, 0 पे वैल्यू उसकी कितनी आ रही है? 0 पे वैल्यू 1 आ रही है, तो उसका जो ग्राफ है वो रफली ऐसे आ जाएगा। ये किसका ग्राफ है बेटा? ln x प्लस ई का ग्राफ है, और इसकी वैल्यू 0 कहाँ पे होगी? ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा? उसके अंदर 1 बनना चाहिए, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 1 माइनस ई हो जाएगा। तो 1 माइनस ई होगा तो log 1 आएगा जो कि 0 हो जाएगा। और दूसरा कर्व क्या दे रखा है? दूसरा कर्व दे रखा है x इक्वल टू ln 1/y। अब ये क्या लिखा हुआ है? 1/y इक्वल टू ई का पावर x, मतलब y इक्वल टू ई का पावर माइनस x लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये दूसरा कर्व y इक्वल टू ई का पावर माइनस x है। 0 में 0 डालने से e का पावर माइनस x का वैल्यू 1 आता है, तो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। ये e का पावर माइनस x का ग्राफ है। अब कौन से ये कर्व एंड द x एक्सिस, तो x एक्सिस के बीच में कौन सा एरिया एनक्लोज्ड है? तो ये वाला पूरा एरिया एनक्लोज्ड है, ये वाला पूरा एरिया एनक्लोज्ड है। तो इस एरिया का अगर अपन को एक्सप्रेशन लिखना है तो अपन क्या लिखेंगे? एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस ई से लेकर के 0 तक। ऊपर वाला कर्व कौन सा है? ऊपर वाला कर्व ln x प्लस ई है, तो ln x प्लस ई dx, और फिर प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर के इंफिनिटी तक। कौन सा कर्व है? e का पावर माइनस x dx। खत्म हो गई कहानी, बड़े आराम से आप इंटीग्रेट कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या कर लेना, यहाँ पे आप ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लेना ln x प्लस ई का इंटीग्रेशन करने के लिए, तो बड़े आराम से आपको इन दोनों एरियाज का एडिशन मिल जाएगा। F8 में आपको बताया लेबनिट्ज रूल यूज करो। लेबनिट्ज रूल यूज करोगे तो आपको फंक्शन fx पता लग जाएगा, और वहां से आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो, जो भी वो पूछ रहा है। ठीक है, अपन ने ऐसा एक क्वेश्चन किया हुआ है सच दैट वो सामने इंटीग्रेशन के टर्म्स में डिफाइन किया हुआ है, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, तो लेफ्ट साइड में भी एफ स्क्वायर एक्स बनेगा, और ध्यान से देखो राइट साइड में भी एफ स्क्वायर एक्स बनेगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और डायरेक्टली आपके पास एफ डैश एक्स में एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, चलो F9 भी मुझे उम्मीद है सब लोगों ने कर लिया होगा। A पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर है, कंसीडर द टू कर्व्स e का पावर x, e का पावर a माइनस x। S जो है वो एरिया है ऑफ द पार्ट सराउंडिंग बाय C1 C2 एंड द y एक्सिस। तो लिमिट a टेंडिंग टू 0 s बाय a स्क्वायर निकालना है। तो आप डायग्राम बना के देख लो कौन सा एरिया आ रहा है, तो आपका काम हो जाएगा। ln स्क्वायर x माइनस 1 F10 भी सबने कर लिया होगा। F11 में ध्यान रखना लेबनिट्ज रूल यूज करना है फिर से। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू fx, ये दिया हुआ है उसने कि fx कैसा है, पॉजिटिव है, एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू x1। मतलब एरिया का एक्सप्रेशन अगर अपन लिखेंगे तो 0 से लेकर के x1। कर्व क्या दिया हुआ है, fx पूरा का पूरा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, तो fx dx। और ये एरिया कितना दे रखा है इन्होंने, ये एरिया कितना दे रखा है, ये एरिया दे रखा है x1 टाइम्स e का पावर x1 दे रखा है। तो अब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको fx कर्व मिल जाएगा, x1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेना तो आपको fx कर्व मिल जाएगा। और F12 द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट x fx इज 2x प्लस 1। F12 एक बार देख लेते हैं कैसे। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है बेटा, dy बाई dx जो होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। x fx पे ये स्लोप का वैल्यू कितना दे रखा है अपन को, 2x प्लस 1 दे रखा है। और अपन को क्या बोल रहा है, कर्व पासिस थ्रू द पॉइंट 1,2, कर्व 1,2 से पास कर रहा है। तो एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू 1। तो पहले कर्व ही निकाल लेते हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, dy इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 1 dx। आप दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लो तो आपको सीधे सीधे कर्व मिल जाएगा। आपके पास क्या आएगा, y इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, और आपको दे रखा है कर्व कहां से पास कर रहा है 1,2 से, तो x को 1 डाल दो, y की वैल्यू 2 आ रही है, तो 2 इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस सी, तो c का वैल्यू निकल के कितना आ गया 0, तो आपका कर्व क्या हो गया fx कर्व आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब जो भी एरिया वगैरह पूछ रहा है आप इंटीग्रेट करके निकाल ही सकते हो, सिंपल सी बात है। पार्ट 3 मैट्रिक्स मैच का कॉलम नंबर 2 भी मुझे उम्मीद है सबने कर लिया होगा। रीजन्स वगैरह बना के कैसे करना है ये सबको आता है, उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, एकदम सिंपल सा कॉम्प्रिहेंशन है, अरे सॉरी एकदम सिंपल सा मैट्रिक्स मैच है, तो मुझे उम्मीद है सबने कर ही लिया होगा उसको। चलो अब एक्सरसाइज 2 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में कहां तक अपन डिस्कस कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 25 तक अपना डिस्कशन हो गया था, 26 से अपन को आगे करना था, 26 से लेके 34 तक। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 एक्सरसाइज 2 की बात कर रहे हैं अपन, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 को अपन डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 26 में क्या था, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू a cos क्यूब t लिखा हुआ है और y इक्वल टू a sin क्यूब t लिखा हुआ है। तो इस कर्व के नीचे क्या एरिया बाउंडेड है अपन को ये निकालना है। तो ये एरिया अपन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, पहले अपन को इसका ग्राफ रफली देखना पड़ेगा कैसे आएगा। अगर यहां पे मैं cos t की वैल्यू निकालूं तो cos t की वैल्यू कितना आ जाएगी, आप खुद सोचो, x बाय a का पावर 1/3, और sin t का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो sin t का वैल्यू आपके पास आ जाएगा y बाय a का पावर 1/3। अपन को पता है कि cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t 1 होगा, तो एक्चुअली में ये जो कर्व लिखा है ये क्या लिखा है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3 इक्वल टू a का पावर 2/3, ये कर्व लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने क्या किया है, cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t इक्वल टू 1 होगा, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू 1 करोगे और बाद में a को उधर लेके जाओगे तो ये कर्व आएगा आपका। अब आप देखो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है, वाई स्क्वायर का टर्म आ रहा है, मतलब ये चारों क्वाड्रेंट के हिसाब से सिमेट्रिक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ रफली प्लॉट करूंगा तो ये कैसा बनेगा, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई को 0 डालोगे तो एक्स का वैल्यू a आ जाएगा, और x को 0 डालोगे तो y का वैल्यू a आ जाएगा, बरोबर। और ये ग्राफ चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, यहाँ पे देखोगे तो रफली ऐसा बनेगा, पीछे की साइड ऐसा बनेगा, यहाँ पे ऐसा बनेगा और यहाँ पे ऐसा बनेगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट -a,0 होगा और ये वाला पॉइंट 0,-a होगा। तो अपन को कौन सा वाला एरिया निकालना है, ये एरिया पूरा अंदर बाउंडेड एरिया कितना है, ये और ये। तो आप देखो चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, तो अपन एक क्वाड्रेंट में निकाल के उसको इंटू 4 कर लेंगे। एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, तो अपना रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a dx के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं अगर अपन, तो अपन x के रिस्पेक्ट में इसको क्या लिख सकते हैं, y को क्या लिख सकते हैं, ये आएगा a का पावर 2/3 माइनस x का पावर 2/3, इसको उधर लेके गए अपन, और पावर में कितना लग जाएगा, 3/2 लग जाएगा, बरोबर है, क्योंकि यहाँ पे y का पावर 2/3 था। तो इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे आप, इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप सिंपल एक सब्स्टिट्यूशन यूज करो। क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे, अगर आप x को डाल दोगे a cos क्यूब t, तो क्या आपको दिख रहा है आपका काम बन जाएगा, x को a cos क्यूब t डालोगे तो यहाँ पे अंदर देखो बहुत ही सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ जाएगा, x का पावर 2/3 आपके पास कितना हो जाएगा, a का पावर 2/3 और यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर t। तो आप सोचो इसको अगर आप इधर पुट करोगे तो a का पावर 2/3 कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर t जो कि हो जाएगा sin स्क्वायर t, और sin स्क्वायर और पावर 3/2 तो sin क्यूब हो जाएगा। देखो ये पूरा इंटीग्रल sin cos में बदल जाएगा, ठीक है। और यहां से dx निकालोगे तो dx कितना आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव a cos क्यूब t का हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t इंटू cos t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो माइनस sin t। तो आपके पास एरिया कितना आएगा, एरिया इक्वल टू आएगा 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a का पावर 2/3 माइनस x का पावर 2/3 करोगे तो a का पावर 2/3 यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर t, इसका पावर आपके पास आ जाएगा 3/2 और dx के बदले आप डाल दो a 3 cos स्क्वायर t इंटू माइनस साइन t और यहाँ पे आ जाएगा dt। समझ आ गई बात सबको। तो ये इंटीग्रल आप बड़े आराम से इवेल्युएट कर सकते हो, पूरा cos साइन में आ चुका है, a का पावर 2/3 बाहर खींच लो, उसका पावर 3/2 लगेगा तो a स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर t साइन स्क्वायर t हो जाएगा, तो पूरा इंटीग्रल cos और साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप उसको इवेल्युएट कर सकते हो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के साथ। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोल रहा है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व fx इक्वल टू x प्लस साइन एक्स, कर्व दिया हुआ है fx इक्वल टू x प्लस साइन एक्स एंड साथ साथ में उसका क्या दिया हुआ है, इनवर्स एंड इट्स इनवर्स फंक्शन बिटवीन द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, फंक्शन और उसका इनवर्स।
और ये एफ इनवर्स एक्स। देखो एफ इनवर्स एक्स निकालना जरूरी नहीं है, अपन को बस ये बात समझ में आनी चाहिए कि फंक्शन और उसका इनवर्स y इक्वल टू एक्स में एक दूसरे की इमेज होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे रफ प्लॉट बनाऊं, x प्लस साइन एक्स का ग्राफ बनाना सबको आता है कि पहले अपन y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना लेंगे, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, और इसके ऊपर अपन साइन एक्स का ग्राफ बना देंगे। जैसे साइन एक्स का ग्राफ रफली ऐसा आ जाएगा, ऐसा ऐसा ऐसा। मैंने केवल इतना बनाया है क्योंकि अपन को केवल 0, ये क्या है पाई, और ये क्या है 2 पाई, इतना में ही मतलब है, पाई से लेकर के 2 पाई में। यहाँ पे पीछे की साइड भी ऐसे बनते जाएगा, आगे की साइड भी ऐसे बनते जाएगा। अब इसका इनवर्स अगर मैं बनाऊं तो मेरे को पता है फंक्शन और उसका इनवर्स y इक्वल टू एक्स में एक दूसरे के इमेज होते हैं। तो इसका इनवर्स का जो ग्राफ है उसको मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, वो लगभग इस प्रकार से बन जाएगा, बरोबर है। ये इसका इनवर्स है, जो ग्रीन से मैंने बनाया ये फंक्शन का इनवर्स है। मतलब फंक्शन और उसके इनवर्स के बीच का एरिया निकालना है, मतलब ये वाले रीजन का एरिया और ये वाले रीजन का एरिया निकालना है। तो इस एरिया को अपन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। क्या मैं बोलूं कि यार ये 4 अलग अलग रीजन है, ये देखो ये पहला रीजन का एरिया अपन निकालते हैं, ये सेम टू सेम एरिया इधर नीचे भी होगा, ये सेम टू सेम एरिया इधर भी होगा, इधर भी होगा। तो इतना एरिया निकालते हैं, आपको फील आनी चाहिए इस बात की, इतना एरिया निकाल के अपन इंटू 4 कर देते हैं, तो एरिया इक्वल टू 4 टाइम्स इस रीजन का एरिया अपन कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट कर लो, सिंपल इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई। ऊपर वाला कर्व कौन सा है, ऊपर वाला कर्व x प्लस साइन एक्स है फाइनल, माइनस नीचे वाला कर्व कौन सा है बेटा, नीचे वाला कर्व y इक्वल टू एक्स है, तो सीधे सीधे y इक्वल टू एक्स dx, काम खत्म हो गया। x और x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 4 टाइम्स 0 से पाई साइन x। अपन को पता है ये एरिया कितना होता है, 0 से पाई बाई 2 में साइन x का एरिया 1 होता है। तो आप देख लो अपना आंसर आ जाएगा 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, तो अपना रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, 8 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, समझ आई बात, एकदम ईजी है, नोट कर लो अगर नहीं हुआ हो तो। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 28, 29, 30 ये सारे क्वेश्चंस आसान है। 31 अपन देख लेते हैं। 30 में अगर किसी को डाउट हो तो बस वो अलग अलग इंटरवल्स में फंक्शन डिफाइन कर लेना, और उसके बाद आप देखोगे पूरा फंक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा, तो इंटीग्रेट करके एरिया आ जाएगा। 31 अपन देख लेते हैं, शायद उसमें ये वाला रीजन बनाने में डाउट हो। एरिया ऑफ द रीजन ऑन द प्लेन बाउंडेड बाय, ये वाली चीज का ग्राफ कैसे बनेगा, मैक्सिमम ऑफ ये लिखा हुआ है मॉड एक्स कॉमा मॉड वाई, और ये दोनों ही 1 या 1 से छोटे हैं, और दूसरा कर्व अपने पास क्या है, तो एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू हाफ, ये दूसरा कर्व है। तो मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स मॉड वाई लेस देन और इक्वल टू 1, इसका चित्र कैसे बनेगा ये देख लेते हैं अपन। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। देखो ये अपन बना लेते हैं लाइन वाई इक्वल टू एक्स यहाँ पे, और यहाँ पे पीछे की साइड अपन बना लेते हैं लाइन वाई इक्वल टू माइनस एक्स। ये वाई इक्वल टू एक्स है और ये वाई इक्वल टू माइनस एक्स है। अब अगर मैं ये बात आपको बताऊं और या आपको मैं पूछूं कि यार y इक्वल टू एक्स के ऊपर अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं तो वहां पे उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेम आता है, लेकिन अगर मैं y इक्वल टू एक्स के नीचे आ जाऊंगा तो क्या आप सोच पा रहे हो कि उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट कम हो गया ना। मान लो ये वाला पॉइंट 3,3 था, तो अगर मैं इसके नीचे आ गया एग्जैक्टली वर्टिकली नीचे, तो x कोऑर्डिनेट तो अभी भी 3 रहेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट कुछ कम होएगा, मान लो 2 हो गया। तो y इक्वल टू एक्स लाइन के नीचे की अगर मैं बात करूं, मतलब बेसिकली इस वाले रीजन में अगर मैं बात करूं, तो क्या आप सोच पा रहे हो कि इस वाले रीजन में x कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा y कोऑर्डिनेट के मैग्नीट्यूड से। देखो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो वो इस वाले रीजन के लिए भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड अगर y कोऑर्डिनेट के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, तो इन दोनों के बीच में दोनों में से बड़ा कौन होगा, मॉड x और मॉड y में से मॉड x बड़ा होगा। तो आपके पास किसका ग्राफ बनाना है, इस रीजन में किसका ग्राफ बनेगा, इस रीजन में आपके पास बनेगा मॉड x लेस देन और इक्वल टू 1। अब इनइक्वालिटी है तो अपन को टेंशन नहीं लेना है, अपन तो इक्वल टू का बनाएंगे, मॉड x इक्वल टू 1 का। मान लो यहाँ पे ये वाला पॉइंट 1 है, तो मॉड x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 बोल देंगे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, तो x इक्वल टू 1 का ग्राफ तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। और आपको बताया हुआ है कि रीजन निकालना है तो क्या करना है, लेस देन और इक्वल टू 1 है, ओरिजिन को यूज कर लो। क्या ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, 0 1 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है। मतलब इस लाइन का कौन सा साइड आएगा, ओरिजिन साइड वाला, मतलब ये वाला रीजन आएगा। समझ आई बात। एग्जैक्टली सिमिलरली इन दोनों के बीच में भी यही वाला रीजन आएगा, मॉड x लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे भी मॉड x बड़ा हो जाएगा। आप खुद ही सोचो, y इक्वल टू एक्स के नीचे लेंगे अपन तो मॉड x बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे भी यही शेप, मतलब यही इक्वेशन आएगी, यहाँ पे भी मॉड x लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो फिर से ये अंदर वाला रीजन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा, y इक्वल टू एक्स के ऊपर आ गए अपन, तो बड़ा कौन हो जाएगा, मॉड x और मॉड y में से मॉड y बड़ा हो जाएगा, सिंपल सी कहानी है। तो यहाँ पे किसका ग्राफ बनाना है अपन को, मॉड y लेस देन और इक्वल टू 1। तो पहले आप y इक्वल टू 1 बना लो, y इक्वल टू 1 तो ये वाली लाइन हो जाएगी, ये ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन होगा इधर,
और यहाँ पे ये नीचे दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, ये y इक्वल टू -1 होगा, लेकिन अपन को तो क्या करना है, मॉड y, और लेस देन और इक्वल टू है तो अब इसके भी अंदर वाला रीजन आ जाएगा, मतलब बेसिकली एक स्क्वायर बन जाएगा जिसके अंदर का रीजन पूरा है, जिसका साइड कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट जो है ये 1,0 है और ये वाला पॉइंट -1,0 है, तो स्क्वायर का साइड कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये अपन ने किसका ग्राफ बनाया है बेटा, इसका ग्राफ बनाया है। मुझे उम्मीद है कि अब सब लोगों को समझ आ गया। एक बार ये ग्राफ तैयार कर लिया तो वो उधर जो लिखा है वो तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लिखा है, जिसका ग्राफ बड़े आराम से बना सकते हो आप। इसका ग्राफ कैसे बनेगा आपके पास, आपको पता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। अगर आपने वैल्यू 1 डाली, अगर आपने x को 1 डाला तो y का वैल्यू कितना आने वाला है, हाफ आने वाला है, मतलब 1 पे वैल्यू हाफ है। और जब आप y को हाफ डालोगे तब आपके पास x का वैल्यू 1 आएगा। और मान लो x को अपन ने हाफ डाल दिया तो y का वैल्यू 1 आएगा, x को हाफ डाल दिया तो y का वैल्यू 1 आएगा, यहां कहीं पे होगा। तो ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ है ये यहाँ पे ऐसे बनेगा और यहाँ पे ऐसे बनेगा, बरोबर है। ये वाला वैल्यू -1/2 हो जाएगा और ये वाला वैल्यू यहाँ पे -1/2 हो जाएगा। और ये क्या है, लेस देन और इक्वल टू दिया है, फिर से लेस देन और इक्वल टू दिया है, मतलब कौन सा रीजन होगा, अपन ओरिजिन को यूज करेंगे। क्या ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 0 इसमें डाला तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कौन सा वाला रीजन आ जाएगा, इन दोनों हाइपरबोला के ब्रांच के बीच का। तो अब आप देख रहे हो आपका शेडेड एरिया जो है वो कौन सा एरिया है, अब आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। ये रीजन का एरिया कैसे निकालोगे, सोचो, स्क्वायर के एरिया में से आप इस पार्ट का और इस पार्ट का एरिया माइनस कर दो तो आपको ये अंदर वाले पार्ट का एरिया मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अपन ने करा हुआ है कि इस पार्ट का और इस पार्ट का एरिया कैसे निकालते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अब एरिया लिख के सब लोग कर लेंगे। अगर इसको मैं पार्ट 1 बोल दूं और इसको मैं पार्ट 2 बोल दूं तो अपन को पता है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 का एरिया सेम है, तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया माइनस ट्वाइस पार्ट 1 का एरिया। स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, साइड 2 है तो साइड स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस इस पार्ट का एरिया निकाल लो और उसको सब्ट्रैक्ट कर दो ट्वाइस करके, ठीक है। चलो ये हो गया अपने पास बेटा क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, 34 सारे ही आसान है, तो मुझे उम्मीद है सारे बच्चों ने कर लिए होंगे। 32nd क्वेश्चन में बस एक बार आप ग्राफ बना लो, रफली आप उसके डायग्राम्स बना लो तो आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है, कैसे डील करना है, बहुत आसान है। चलो पार्ट 2 की तरफ चलते हैं अपन। पार्ट 2 में अपना डिस्कशन हो चुका था क्वेश्चन नंबर 27 तक, तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं 28, 29 एंड सो ऑन। 28 से लेके आपको कहां तक करना था, 36 तक करना था। तो चलो क्वेश्चन नंबर 28 तो मुझे उम्मीद है सबने कर लिया होगा, अंदर किंग लगा लो और उसके बाद लिमिट ऑफ सम लगा लो, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 अपन देख लेते हैं, इसमें भी लिमिट ऑफ सम से ही करना है, बस थोड़ा सा अलग है तो थोड़ा ध्यान रखना है। Pn इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 3n फैक्टोरियल अपॉन नीचे लिखा हुआ है 2n का फैक्टोरियल, और इस पूरे का पावर कितना लिखा हुआ है, इस पूरे का पावर कितना लिखा हुआ है, 1/n लिखा हुआ है, nth रूट लिखा है मतलब, और n का वैल्यू 1 2 3 दिया है। तो अपन को क्या इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी e इंटू पी एन डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखा हुआ है n, इसका वैल्यू अपन को बताना है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले तो pn को थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई करते हैं, तो pn को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, pn के अंदर आएगा 3n का फैक्टोरियल मतलब 3n इंटू यहाँ पे आएगा बेटा 3n माइनस 1 इंटू आएगा 3n माइनस 2, देखो ऐसे चलते रहेगा। इसके लास्ट में क्या आएगा, देखो कहीं ना कहीं तो इसमें 3n माइनस n आने वाला है, और 3n माइनस n कितना हो जाएगा 2n, तो 3n माइनस n जब आएगा इसमें तो ये 2n का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा वो मुझे समझ में आना चाहिए, ये नीचे 2n का फैक्टोरियल है और इसका पावर कितना लिखा हुआ है 1/n, इसके जस्ट पहले वाला टर्म कितना होगा, देखो आप इधर से इधर जा रहे हो, इधर से इधर जा रहे हो, तो वैल्यू 1 से क्या होते जा रही है, ये 2 का 1 हो गया, मतलब ये n है तो इसके पहले वाले में क्या होगा n माइनस 1 होगा। तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, pn इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 3n इंटू 3n माइनस 1 इंटू 3n माइनस 2 एंड सो ऑन चलते जा रहा है, लास्ट में आ जाएगा 3n माइनस n माइनस 1, बरोबर है। और इस पूरी चीज का पावर कितना लिखा हुआ है 1/n, 2n फैक्टोरियल मैंने ऊपर नीचे से क्या कर लिया, कैंसिल कर लिया। अब आप सोचो अगर आप पूरे में से n कॉमन निकालते हो, देखो ये n टर्म्स है, ऊपर पहले टोटल 3n टर्म्स थे, उसमें से 2n टर्म्स गायब हो गए तो n टर्म्स बचे हैं। तो अगर मैं सब में से एक n कॉमन निकाल के अभी लिख लूं तो pn इक्वल टू क्या आएगा, n n n n n कितनी बार कॉमन आ जाएगा, n टाइम्स, तो n का पावर n आएगा अंदर और उसका पावर 1/n है, तो ओवरऑल बाहर एक n आ जाएगा, अंदर आपके पास कितना बचेगा 3 इंटू यहाँ पे बचेगा 3 माइनस 1/n इंटू यहाँ पे बचेगा 3 माइनस 2/n एंड सो ऑन बच जाएगा 3 माइनस n माइनस 1/n, बरोबर है। यहां तक सब लोग मेरे साथ है, ये n बाहर आ गया। तो ये अपन pn कैलकुलेट कर चुके हैं, अब pn को अपन उठा के इधर पुट करते हैं, तो मेरे पास क्या आएगा, l इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी e टाइम्स
Pn डिवाइडेड बाय n का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस इसको लिखते हैं अपन 0 बाय n इंटू ये लिखा हुआ है 3 माइनस 1 बाय n इंटू ये लिखा हुआ है 3 माइनस 2 बाय n एंड सो ऑन चलते जा रहा है 3 माइनस n माइनस 1 बाय n पूरे का पावर कितना लिखा है, पूरे का पावर 1 बाय n लिखा हुआ है। अब अपन को पता है कि यार ये सारी चीजें प्रोडक्ट में लिखी हुई है, पावर 1 बाय n है, तो अपन दोनों साइड क्या करेंगे लॉग, तो ये समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ln l इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी आपके पास आएगा ln e आ जाएगा, उसको आप अलग कर लेना। और ये जो सारी चीजें है इसके प्रोडक्ट में ये जो 1 बाय n है ये तो आगे आ जाएगा, ln e तो 1 हो जाएगा, उस चीज को आप अलग ही कर दो, ln e 1 हो जाएगा प्लस ये आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ln के अंदर ये पूरी चीज आएगी 1 बाय n आगे आ जाएगा, तो ln के अंदर चीजें प्रोडक्ट में लिखी हुई है तो उसको आप सम में बदल सकते हो। तो सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर के कहां तक आ जाएगा, n माइनस 1 तक। ln के अंदर आ जाएगा 3 माइनस r बाय n। समझ रहे हो इस बात को, सबको ये बात समझ आ रही है। अपन ने क्या किया है, लॉग लिया है तो देखो इन सारे नंबर्स का प्रोडक्ट है तो ये सारा एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ln e को मैंने 1 लिख दिया है और इन सारी चीजों को मैंने ऐसे सिग्मा फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। अब आपको पता है कि इसको अपन कैसे इंटीग्रल यूज करके इवेल्युएट कर सकते हैं। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 आएगी, ln ऑफ 3 माइनस x का इंटीग्रल कर लो और वहां से आप l की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अभी अपन ने किया क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 सबसे हो गया होगा, 31 भी डायग्राम बना के कर लो, हो जाएगा। 32 आपको पता है इनवर्स को कैसे डील करना है। बेसिकली 30 और 32 सेम ही है। प्रीवियस लेक्चर के लास्ट में आपको सिखाया था फंक्शन और उसके इनवर्स के साथ एरिया बाउंडेड जो है वो कैसे निकालते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करके सब लोग कर लोगे मुझे उम्मीद है। अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोल रहा है बेटा, कंसिडर द लाइन एल लाइन दी हुई है 2x माइनस √3y इक्वल टू 0 और साथ में पैरामीटराइज कर्व दिया है, x इक्वल टू tan t दिया हुआ है एंड y इक्वल टू सीकंट t दिया हुआ है। तो आपको पता है कि इस कर्व को आप क्या लिख सकते हो, आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर t मतलब x स्क्वायर इक्वल टू सीकंट स्क्वायर t मतलब y स्क्वायर। तो ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा, ये सबको समझ में आ रहा है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा। लेकिन कॉन्जुगेट वाला हाइपरबोला आएगा, देखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -1। एक और बात का जो अपन को ध्यान रखना है वो ये है कि आपको t 0 से π/2 में दिया है, आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि t कहां से कहां लाई कर रहा है, 0 से π/2 में। तो अगर t 0 से π/2 में लाई कर रहा है तो इस बात का ध्यान रखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan t भी पॉजिटिव होगा, sec t भी पॉजिटिव होगा, तो दोनों ही केवल पॉजिटिव होंगे। तो इस हाइपरबोला का केवल एक ही ब्रांच बनेगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। वैसे तो इस हाइपरबोला का डायग्राम ऐसे और यहाँ पे ऐसे बनता, लेकिन क्योंकि दोनों ही चीजें पॉजिटिव है तो केवल इस क्वाड्रेंट में बनेगा। ये y एक्सिस ये x एक्सिस केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। 0 पे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, x को 0 डालोगे तो इक्वल टू ये -1 आएगा, तो ये -1 है, ठीक है। हाँ, और वो लाइन है y इक्वल टू, लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई √3x। तो यार ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे क्या, अपन फाइंड आउट कर लेते हैं दोनों को सॉल्व करके। अगर आप y को 2 डिवाइडेड बाई 3x पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 4/3x स्क्वायर इक्वल टू -1। तो आपके पास आएगा -x स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू -1। तो बिल्कुल कट कर रहे हैं। x का वैल्यू कितना आएगा, √3 पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। x का वैल्यू √3 हो जाएगा तो y का वैल्यू 2 हो जाएगा। मान लो यहाँ कहीं पे है, x का वैल्यू √3 है और y का वैल्यू कितना है, 2 है। ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन की ग्राफ इन दोनों पॉइंट पे ही केवल ये मीट कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो ओरिजिन से पास कर रहा है और वो इन दोनों पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ऐसा कुछ ग्राफ होगा, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन का। अपन को क्या करना है, दोनों के बीच का एरिया बताना है। इफ द एरिया ऑफ द पार्ट बाउंडेड बाय कर्व एल लाइन सी एंड द वाई एक्सिस, मतलब ये वाले रीजन के एरिया की बात कर रहा है, ये वाले रीजन का एरिया, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 ln a प्लस √b। तो बस अब तो बड़े आराम से आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। एरिया क्या आ जाएगा आपका, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के √3। ऊपर वाला कर्व क्या है, ऊपर वाला कर्व की डेफिनेशन है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -1। dx के टर्म्स में लिखेंगे तो y स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1। तो y को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होगा, माइनस इस वाले में अपन क्या लिख सकते हैं, 2x बाय √3। बस खत्म हो गया। इसको इंटीग्रेट करके वो ln a प्लस √b से आप इक्वल कर दो तो आपका काम हो जाएगा। a और b जो भी वैल्यू चाहिए वो आ जाएगी आपके पास। 34th में पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है जो इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, f of x प्लस 1 इक्वल टू एफ एक्स प्लस 2x प्लस 1। तो
अपन को एरिया निकालना है, साथ साथ में ये भी दे रखा है कि f ऑफ 0 इक्वल टू 1 है, तो अपन को ये निकालना है कंप्यूट द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व एंड पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो कर्व और ओरिजिन से जो टेंजेंट्स बना है उसके बीच का एरिया कितना होगा। तो यहाँ पे आप देखो कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पहले आप सोचो कि fx इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन है। अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो देखो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, लेफ्ट में तो कांस्टेंट आ जाएगा, जबकि राइट में देखो आपके पास क्या आ रहा है, k प्लस 2x प्लस 1 आ रहा है, ये थोड़ी ना कांस्टेंट चीज है, तो फिर ये कांस्टेंट फंक्शन तो हो नहीं सकता, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर मान लो मैं fx को लीनियर फंक्शन बोल दूं, ax प्लस b, अगर मैं लीनियर फंक्शन बोल दूं तो मेरे पास क्या आएगा, ax प्लस 1 का मतलब आ जाएगा ax प्लस a प्लस b इक्वल टू, राइट साइड में मेरे पास क्या आएगा, fx मतलब ये हो जाएगा ax प्लस b और यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 1। तो यार ये सेटिस्फाई होने के लिए दोनों साइड x का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म सेम होनी चाहिए। तो देखो कि क्या सॉल्व करके a और b की रियल वैल्यूज आ रही है अपने पास। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे a है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है, a प्लस 2 है, और साथ साथ में यहाँ पे कांस्टेंट टर्म a प्लस b है और सामने की साइड कांस्टेंट टर्म कितनी है, b प्लस 1 है। तो देखो गड़बड़ तो यहीं पे हो गई, a का वैल्यू a प्लस 2 के बराबर हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि ये जो फंक्शन आए इसको सेटिस्फाई करने वाला वो लीनियर हो। अब लीनियर नहीं है तो अपन क्वाड्रेटिक के लिए कर लेते हैं, fx इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का। तो अगर f ऑफ x प्लस 1 निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस b टाइम्स यहाँ पे अंदर आएगा x प्लस 1 प्लस c इक्वल टू सामने आएगा a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस 2x प्लस 1। कोएफिशिएंट कंपैरिजन कर लो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर भी a है इधर भी a है, बहुत बढ़िया। तो एक्स स्क्वायर तो दोनों साइड सेम हो गया, हो सकता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a इक्वल टू a, तो a कुछ भी हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा अपन को। यहां पे x का कोएफिशिएंट अगर देखें तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2a है और यहाँ पे b है, इक्वल टू सामने की साइड x का कोएफिशिएंट कितना है अपने पास, b प्लस 2 है, तो b और b तो कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास a का वैल्यू कितना आ रहा है, 1। मतलब x का कोएफिशिएंट अगर दोनों साइड सेम चाहिए तो a का वैल्यू 1 होना चाहिए, ठीक है। और अगर कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है a प्लस b प्लस c और सामने की साइड कांस्टेंट टर्म कितना आ रहा है, c प्लस 1। तो देखो c और c तो पहले कैंसिल आउट हो गया, मतलब c से फर्क नहीं पड़ेगा। a का वैल्यू अगर मैंने 1 डाल दिया तो 1 प्लस b इक्वल टू 1, मतलब b का वैल्यू कितना होना चाहिए, कंपलसरी b का वैल्यू 0 होना चाहिए। और c कैंसिल आउट हो रहा है तो c कुछ भी हो सकता है, मतलब आप देख पा रहे हो कि क्वाड्रेटिक फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है और इसके लिए a का वैल्यू 1 होगा, b का वैल्यू 0 होगा और c कुछ भी हो सकता है, तो मतलब इसको सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस सी। लेकिन अपन को एक और चीज दी हुई है, 0 डालने से वैल्यू कितनी आ रही है, 0 डालने से वैल्यू 1 आ रही है, इसमें x को 0 डालो तो y की वैल्यू 1 आनी चाहिए, तो मतलब c का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। तो ये अपना रिक्वायर्ड फंक्शन fx है जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ अपन ने पार्ट 2 भी डिस्कस कर लिया। चलो पार्ट 3 देख लेते हैं, एक्सरसाइज 2 का। पार्ट 3 में अपन डिस्कस कर चुके थे क्वेश्चन नंबर्स 20 तक, आगे 21 से अपन को करना है और बीच में भी अपन ने कुछ 23 से लेके 25 तक कर लिया था। तो चलो देखते हैं एक एक करके। 21 मुझे उम्मीद है सबने कर लिया होगा, 22 भी, अब 22 वाला तो देख के हैबिट पड़ जानी चाहिए, एक्सरसाइज 1 में भी अपन ने ऐसा क्वेश्चन करा हुआ है। 23 से लेके 25 अपन डिस्कस कर चुके हैं, 26 सबने कर लिया होगा, दोनों के ग्राफ बनाने हैं। बेसिकली एरिया पूरा नहीं निकालना है, वहां पे किस एक्सप्रेशन के इक्वल है, तो आपको ये चीज सिखाई हुई है कि dx के रिस्पेक्ट में कैसे इंटीग्रेट करते हैं, dy के रिस्पेक्ट में कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये आपको आप वहां से देख के ऑप्शंस मैच करने हैं। क्वेश्चन नंबर 27 भी हो गया होगा, 28 देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 28, C be a positive real number such that the area bounded by y equal to 0, y equal to greatest integer tan inverse x। तो इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं, कहां से कहां में मेरे को निकालना है, फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू c, ठीक है। x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस और x इक्वल टू c पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो tan इनवर्स x का ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो tan इनवर्स x का ग्राफ रफली कुछ इस प्रकार से होता है, बरोबर है। ये वाला जो लाइन होता है, ये वाला लाइन क्या होता है, ये वाला लाइन π/2 होता है, ये वाला लाइन y इक्वल टू π/2 है, माइनस π/2 से π/2 के बीच में बनता है, मुझे केवल इतने पार्ट से मतलब है, बरोबर। अब मुझे 0 से लेकर के मान लो c यहां कहीं पे है, मुझे इसका पहले क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये तो मैंने केवल tan इनवर्स x बनाया है, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कैसे बनेगा, अपन क्या करेंगे, y इक्वल टू π/2 के नीचे एक लाइन होगी y इक्वल टू 1, बरोबर है, y इक्वल टू 1 इसके नीचे कहीं पे आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये वाली वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स x की वैल्यू 1 आ रही है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, tan 1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। 0 से tan 1 के बीच में
tan इनवर्स x का वैल्यू 0 to 1 में लाई कर रहा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। सोच पा रहे हो? ये ड्रॉप डाउन होके 0 पे आ जाएगा। tan 1 से इंफिनिटी में tan इनवर्स x का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। तो ये वाली चीज जो है ये ड्रॉप डाउन होके इधर आ जाएगी y इक्वल टू 1 के ऊपर। ये वाली चीज ड्रॉप डाउन होके इधर आ गई। अब x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू c में इंटीग्रेट करना है, तो x इक्वल टू c यहां कहीं पे होगा, अपन को पता है x इक्वल टू c। तो अब आप सोचो कि 0 से c में अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो बेसिकली इस वाले एरिया की बात चल रही है। तो ये वाला एरिया क्या आएगा? 0 से tan 1 के बीच में तो ये 0 होगा। उस एरिया को कुछ नाम दे रखा है क्या इन्होंने क्वेश्चन में? इज इक्वल टू बस बोला है। तो इस एरिया को अगर मैं लिखूं तो a इक्वल टू 0 से tan 1 में वो 0 हो जाएगा। ये यहाँ पे रेक्टेंगल है जिसका हाइट 1 है और जिसका बेस कितना आ जाएगा? c माइनस tan 1, बरोबर है। तो ये एरिया आ गया। और दूसरा एरिया क्या दे रखा था? ग्रेटेस्ट इंटीजर cot इनवर्स x। cot इनवर्स x का ग्राफ कहां से कहां बनता है? 0 से पाई में, बरोबर ऐसे बनता है। ये 0 पे वैल्यू π/2 आ जाएगी इसकी, और ये वाली लाइन यहाँ पे होगी y इक्वल टू 1। अब इस पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? y इक्वल टू 1 पे ये वाली वैल्यू हो जाएगी cot 1। अब इसमें अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर करूंगा तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे होगा? cot 1 के आगे ये पूरा ग्राफ ड्रॉप डाउन होके कहां पे आ जाएगा? 0 पे आ जाएगा। और यहां से यहां तक ये ड्रॉप डाउन हो जाएगा 1 पे, क्योंकि ये वैल्यू 1 से π/2 के बीच में है। तो जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। तो मान लो अब c कहीं पे है, मुझे नहीं पता, मान लो x इक्वल टू c यहां कहीं पे है, ठीक है। अब आप सोचो कि अगर मैं 0 टू c में इंटीग्रेट करूंगा तो वो केवल इस रेक्टेंगल का एरिया आएगा। भाई cot 1 के बाद तो ये चीज क्या हो जा रही है? 0 हो जा रही है, तो कुछ भी एरिया नहीं आएगा। तो ये वाला जो रिक्वायर्ड एरिया है इसका बेस cot 1 है और हाइट 1 है, तो ये एरिया कितना आ जाएगा? cot 1। और अपन को क्या बोला है कि ये दोनों एरियाज इक्वल है, मतलब c माइनस tan 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? cot 1। तो c का वैल्यू कितना आ गया? c का वैल्यू आ जाएगा tan 1 प्लस cot 1। ठीक है, सबको समझ में आया? अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो और जो भी ऑप्शंस में मैच करना है उसमें देख के मैच कर लो। क्वेश्चन नंबर 30 मुझे उम्मीद है डायग्राम बना के सबने कर लिया होगा, 32 भी कर लिया होगा। अपन 31 देख लेते हैं बस एक। चलो क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। 31 में थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, द फिगर शोज अ हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू c। एक कोई फंक्शन का ग्राफ इन्होंने बना रखा है यहाँ पे जो ओरिजिन से पास कर रहा है ऐसा, और इसके ऊपर ही एक पॉइंट है b, c। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन अपन ने बनाई है, ये पॉइंट b, c है। इस कर्व की इक्वेशन क्या दे रखी है? y इक्वल टू 8x माइनस 27x³। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है? कुछ रीजन उसने शेड करवा दिया है, ये रीजन का एरिया और ये रीजन के एरिया के बारे में वो कुछ बोल रहा है। इफ द शेडेड एरियाज आर इक्वल, तो अपन को b और c का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो एक काम करो, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन अपन ने बनाई है तो इसका x कोऑर्डिनेट तो मैं अल्फा मान लेता हूं, लेकिन y कोऑर्डिनेट तो c होगा। अब ये दोनों एरियाज अगर इक्वल है तो इनको इक्वेट करते हैं। इक्वेट करने से सबसे पहले b और c दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए। सबसे पहले तो b, c पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, एक इक्वेशन तो वहीं से आ गई अपने पास। c को उठा के इसमें डालोगे तो c इक्वल टू 8b माइनस 27b³, बरोबर ये एक इक्वेशन तो है। इस इक्वेशन को यूज करना मत भूलना, b, c पॉइंट कर्व के ऊपर है। अब अगर मैं दोनों एरियाज को इक्वेट करूं तो ये एरिया मैं कैसे लिखूंगा? इंटीग्रेशन x इक्वल टू अल्फा मैंने यूज किया हुआ है, तो ये वाला एरिया अगर मेरे को लिखना है तो मैं dy में अगर इंटीग्रेट कर लूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। 0 से लेकर के मुझे कहां तक जाना है? c तक, फाइनल वाला कर्व। अच्छा, कर्व जो है वो x के टर्म्स में दे रखा है तो dx ही लिखो आप। dx में अपन कहां से कहां जाएंगे? 0 से लेकर के अल्फा, dx ही अपन लिखेंगे ऐसे। तो फाइनल कौन है? y इक्वल टू c, तो c माइनस इनिशियल कौन है? इनिशियल कर्व है 8x माइनस 27x³ dx, ये वाला एरिया इक्वल टू अल्फा से लेकर के b, अल्फा से लेकर के b अपने पास क्या आएगा? फाइनल कर्व कौन है? 8x माइनस 27x³, 8x माइनस 27x³ फाइनल, माइनस माइनस इनिशियल, इनिशियल कर्व कौन सा है? ये लाइन है y इक्वल टू c, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? dx। अब ये दोनों चीजें इक्वल है तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? ध्यान से देखो, यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के c, 0 से लेकर के अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा c dx। ठीक है, इसको मैंने अलग कर लिया, माइनस माइनस ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेकर के अल्फा 8x माइनस 27x³। तो इसको भी अलग करता हूं एक बार के लिए, 0 से लेकर के अल्फा 8x माइनस 27x³ dx।
इक्वल टू सामने की साइड क्या लिखा हुआ है, सामने की साइड लिखा हुआ है देखो अल्फा से लेकर के बी 8x माइनस 27x क्यूब। मैंने अलग अलग क्यों किया, इसके पीछे रीजन आपको अभी समझ में आएगा। और माइनस दूसरा इंटीग्रल क्या आएगा, अल्फा से लेकर के बी सी डी एक्स। ठीक है, अब मैं काम करता हूं, मैं सी वाले इंटीग्रल्स इकट्ठे करता हूं और मैं अल्फा वाले इंटीग्रल्स इकट्ठे करता हूं, ये वाले 8x माइनस 27x क्यूब वाले। तो कुछ प्रॉपर्टी दिख रही है क्या आपको, ये देखो ये इंटीग्रल क्या आ जाएगा, इधर लिख रहा हूं 0 से लेकर के अल्फा सी डी एक्स, और इसको उठा के मैं उधर डालूंगा तो प्लस फिर से अल्फा से लेकर के बी क्या आ गया मेरे पास सी डी एक्स, इक्वल टू सामने की साइड इसको अगर भेज दिया मैंने तो ये आ जाएगा 0 से लेकर के अल्फा 8x माइनस 27x क्यूब dx, और प्लस ये दूसरा इंटीग्रल आ जाएगा अल्फा से लेकर के बी फिर से 8x क्यूब माइनस 27x dx। तो अब आप देखो क्या आप सोच पा रहे हो, 0 से लेके अल्फा और फिर अल्फा से लेके बी, तो प्रॉपर्टी यूज करके इसको मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं 0 से लेके बी सी डी एक्स इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, फिर से 0 से अल्फा अल्फा से बी, तो अपने पास ये चीज का इंटीग्रेशन आ जाएगा फ्रॉम 0 टू बी 8x माइनस 27x क्यूब dx। तो देखो अब अपना काम बड़े आराम से हो जाएगा, तो ये c dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो यहाँ पे b आ जाएगा सीधे सीधे इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 8x स्क्वायर बाय 2 माइनस 27x का पावर 4 बाय 4, लिमिट्स लगाओगे 0 से लेकर के b, तो आपके पास क्या आएगा b इंटू सी इक्वल टू 4b स्क्वायर माइनस 27b का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, जीरो डालने से जीरो होगा। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब आप दोनों को सॉल्व कर लो, सीधे सीधे c को उठा के यहाँ पे पुट कर दो, b से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 8b स्क्वायर, b से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 27b का पावर 4 इक्वल टू 4b स्क्वायर माइनस 27b का पावर 4 बाय 4। देखो बहुत आराम से यहाँ से b की वैल्यू निकल जाएगी, जैसे ही b निकल गया इसमें डाल के आप c का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, समझ आई बात। चलो इसी के साथ अपना ये पार्ट 3 डिस्कस हो गया। पार्ट 4 कॉम्प्रिहेंशन में, कॉम्प्रिहेंशन 4 तो आप वहां पे पढ़ोगे और एसिम्पटोट्स निकालने हैं तो वो बस पैराग्राफ पढ़ के आप एसिम्पटोट्स निकाल सकते हो। कॉम्प्रिहेंशन 3 में अपन बस एक बार देख लेते हैं कैसे अपन को मॉडिफाइड लेबनिट्ज रूल यूज करना है। अगर g ऑफ t एक फंक्शन दे रखा है फ्रॉम x1 टू x2 f ऑफ t x dx, f ऑफ t कॉमा x, और उसको इंटीग्रेट किया हुआ है, तो उसका डेरिवेटिव जो होगा वो अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालते हैं, उसका प्रोसीजर दिया हुआ है। तो वैसे ही सिमिलरली अगर मैं fx फंक्शन की बात करूं, fx फंक्शन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाए ln ऑफ 1 प्लस एक्स कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे कॉस थीटा है और यहाँ पे क्या किया हुआ है, डी थीटा लिखा हुआ है। तो अब अपन को fx फंक्शन निकालना है, तो बाद में वो 7-8 मतलब जो 7, 8, 9 क्वेश्चन है उसमें fx के बारे में ही पॉइंट्स पूछ रहा है, तो एक बार fx निकल जाएगा काम हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो ये इंटीग्रल तो थीटा के रिस्पेक्ट में, उसके लिए x तो कांस्टेंट है, तो अगर अपन दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, मैं इसको अगर लिखता हूं df बाई dx, तो वो जो dx है उसको मैं इस इंटीग्रल के अंदर ले सकता हूं क्योंकि ये इंटीग्रल तो d थीटा के रिस्पेक्ट में है, यही चीज उस कॉम्प्रिहेंशन में बोल रखी है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाए, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ ln 1 प्लस एक्स कॉस थीटा अपॉन नीचे कॉस थीटा, और यहाँ पे d थीटा लिखा हुआ है। तो इसका डेरिवेटिव निकाल लोगे तो आपके पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाए, देखो कॉस थीटा तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये तो बाहर आ गया, ln x का डेरिवेटिव ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय एक्स कॉस थीटा, और इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, x इंटू कॉस थीटा तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो यहाँ पे डी थीटा, कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसल आउट हो गया। अब बस आपको इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट बड़े आराम से किया जा सकता है। ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाए, इसको इंटीग्रेट करने के लिए tan थीटा बाई 2 के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। cos थीटा को लिखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे d थीटा, और नीचे डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 यहाँ पे आएगा, और प्लस x टाइम्स यहाँ पे आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। बरोबर है, अपन ने क्या कर लिया है बेटा, एलसीएम ले लिया है। आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना बन जाएगा, सीधे सीधे इसको आप लिख सकते हो सीकंट स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आप देखो पूरे में आप क्या करोगे, tan थीटा बाई 2 को आप t बोल दो, तो सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू आपके पास आ जाएगा हाफ, इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाई डी थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, 2 dt से, तो उसको मैं यहाँ पे ऊपर कर देता हूं, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन बच रहा है। तो वहां से अपन को fx फंक्शन कैसे मिलेगा ये देखना है।
अगर ये इधर ऊपर अपन ने रिप्लेस किया इंटीग्रल में, तो df बाई डी एक्स इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाए, 0 से लेकर के पाए सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा को अपन क्या लिख लेंगे, 2 dt लिख लेंगे, 2 dt डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा बाई 2 को t बोल दिया है तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा x माइनस यहाँ पे आ जाएगा एक्स टी स्क्वायर, बरोबर है। ठीक है, सबको समझ आ रही है बात। तो अब इसको क्या करेंगे, ये सिंपल इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाए, 0 से लेकर के पाए 2 dt डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर को इकट्ठे करते हैं तो ये आएगा x प्लस 1 और प्लस टी स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर आएगा 1 माइनस एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स से इसको डिवाइड कर दो, तो 1 माइनस एक्स से डिवाइड करने पे आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 1 माइनस एक्स आ जाएगा और यहाँ पे भी बाहर 1 माइनस एक्स आ जाएगा, 1 अपॉन इसको लिखोगे 1 माइनस एक्स। तो ये इंटीग्रल अगर आप देखोगे तो dt अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है, ये एक्स स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर है जो कि कांस्टेंट है। तो ये इंटीग्रल क्या होता है, ये इंटीग्रल क्या होता है 1 बाय ए, मतलब अंडर रूट यहाँ पे आएगा x प्लस 1 और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस एक्स, 2 तो बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा इंटीग्रल क्या हो जाएगा tan इनवर्स x बाय ए, x प्लस 1 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स। और इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या है बेटा, अच्छा इंटीग्रल की लिमिट्स अपन ने चेंज नहीं करी, इंटीग्रल की लिमिट्स चेंज करना नहीं भूलना। अपन ने सब्स्टिट्यूट किया है, 0 डालेंगे तो tan 0 0 आएगा अपने पास लोअर लिमिट, और पाई डालेंगे तो tan पाई बाई 2 टेंडिंग टू इन्फिनिटी आएगा, अपर लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी आएगी। तो 0 से लेकर के इन्फिनिटी में टेंडिंग टू इन्फिनिटी डालोगे तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2 बन जाएगा, तो आपके पास आएगा ट्वाइस, यहाँ पे देखो नीचे कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसल आउट होके tan इनवर्स इन्फिनिटी निकालोगे तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, और 0 डालोगे तो tan इनवर्स 0 0 हो जाएगा, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा पाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये किसकी वैल्यू है, तो ये df बाई dx की वैल्यू है। तो यहां से f फंक्शन निकालोगे तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर लोगे तो इंटीग्रल df इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और अपन को पता है कि इसका इंटीग्रल करोगे तो क्या आ जाएगा, ये पाई साइन इनवर्स x आ जाएगा। और अपन को एक और बात पता है कि अगर x के बदले 0 डालोगे इसके अंदर, तो 0 डालने से ये कितना हो जाएगा ln 1 होगा जो कि 0 होता है, तो पूरी चीज 0 हो जाएगी, तो f ऑफ 0 0 है, तो इसलिए वो जो c का वैल्यू है वो भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो अपना सीधे सीधे फंक्शन आ जाएगा पाई साइन इनवर्स x। तो अब आप सारे ऑप्शंस देख सकते हो, एक बार जैसे ही अपने पास fx फंक्शन आ गया तो 7 8 9 क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हो। इसी के साथ अपन ने डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस का शीट भी डिस्कस कर लिया है और सारी थियोरी भी कंप्लीट हो गई है। अच्छे से पढ़ लेना, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जेई एडवांस के लिए और जेई मेंस के लिए भी, ठीक है।